नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आज मेरे साथ हैं आकाश कुलशेष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका NAS यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का 20 फरवरी को एग्जाम है CBSE बोर्ड का। और बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में इस बात को लेकर के कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। तो जब भी कोई एग्जाम होता है तो उससे पहले कुछ ऐसी तैयारी अगर हम लोग कर लें तो मुझे लगता है कि पेपर एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो उसी के लिए हमने आज अपने इस मंच पर यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित किया है आकाश कुलश्रेष्ठ को, जो कि काफ़ी अनुभवी टीचर हैं, साइंस के काफ़ी लंबे समय से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले बच्चों के लिए दो लाइनें हैं। जो लोग समय रहते हुए मेहनत किया करते हैं उन्हीं के तो कदम आगे बढ़ते हुए जाया करते हैं, वरना तो शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर लोगों के पैर फिसल जाया करते हैं। अभी इतना समय है कि हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। क्लास 10th की CBSE की साइंस की जो परीक्षा है वो 20 फरवरी को है, बस कुछ ही समय बाकी है, मतलब परसों। तो मैं सीधे सीधे बात करता हूँ आकाश जी से। आकाश जी, थोड़ा सा आप बताइए, जब बच्चे साइंस की परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए परीक्षा से पहले? जैसे अभी 2 दिन का समय है, तो आप क्या कहना चाहोगे? जो तैयारी जो है उसको दो तरीके से हमें काम करना है। सबसे पहले तो तैयारी अपनी स्ट्रांग रखनी है, उसमें कुछ चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना है। अगर हम चैप्टर वाइज अगर हम उन बिंदुओं पर अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहला चैप्टर जब हम तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से शुरुआत करता है फिजिक्स चैप्टर में। फिजिक्स में तो अक्सर क्या होता है कि बच्चा तैयारी करता है लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बात करेंगे तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर लेता है, लेकिन डेफिनेशन के साथ तैयारी तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना भूल जाता है। ओके। दूसरी बात आती है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाना है। इन दो पॉइंट्स को विशेष ध्यान रखें। इसके बाद फॉर्मुलेशन सारे चैप्टर्स के तैयार करें। सबसे ज्यादा फॉर्मुलेस इसी में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जूल्स लॉ के क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर जूल्स लॉ का और पावर कंजम्पशन का एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता ही है, मतलब आता है, लगभग आता ही। ठीक है। तो ये बच्चे वो जो जिनको लगता है कि उनका पास होना भी खतरे में है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी सर बता ही रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से कौन से पार्ट को कवर कर रहे हैं, उनको इजीली कर भी सकते हैं। अब जैसे इसमें एक वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन है, जूल्स लॉ में केवल फॉर्मूला लगाना है और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आसानी से कवर हो जाएगा। सर्किट डायग्राम बच्चे कॉपी में बनाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं उसमें एरो यानी कि डायरेक्शन बताना भूल जाते हैं कि करंट किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो दिक्कत दे जाते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आता है दैट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्ट करना, क्या वो करता है या नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाकर एंड होती है। इसमें बच्चा डायग्राम बना देता है लेकिन उसमें एरो नहीं लगाता है कि नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है साउथ पे जाके एंड हो रही है, ये भूल जाता है। इसके बाद खासकर और इसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में करंट किस दिशा में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, एक वायर जब कोई जा रहा है, करंट जा रहा है उस वायर के द्वारा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दोनों में मिस्टेक कर जाता है। इसके बाद जब तीसरी बात आती है यानी कि तीसरा चैप्टर लाइट है, तो उसमें लाइट में क्या करता है कि लाइट ड्रॉ कर रहा है, लाइट रे आ रही है, ड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसमें एरो बनाना भूल जाता है। एरो इसमें फिजिक्स में बहुत सबसे ज्यादा मेन है। इसके बाद कॉनकेव मिरर बनाना है तो उसमें पॉलिश नहीं। मैं जब क्लास 10th में पढ़ता था, मैंने भी एग्जाम दिए, तो उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बात मन में सोच रहा था भी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड कुछ शायद क्वेश्चन आता है। तो उसमें ये बताना जरूरी है कि आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस बना रहे हैं तो उसमें पॉलिश नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात बच्चा भूल जाता है पॉलिश करने में। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके SI यूनिट लिखना भूल जाता है, फॉर्मूला लिखना भूल जाता है। अब फॉर्मूला आपने लिखा तो हाफ मार्क्स आपको मिला, मिस्टेक हो गई आपसे कोई न्यूमेरिकल का आंसर निकालने में तो आप SI यूनिट नहीं लगा रहे हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि फिजिक्स में अक्सर जो न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशन से इसमें अक्सर ये दिक्कतें आती हैं। ये भी हमने एक पार्ट कवर किया जो फिजिक्स का पार्ट है। उस फिजिक्स के पार्ट में जिन चैप्टर से जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं उनके भी सर ने चर्चा की। ऐसे अभी हम बात करने आ रहे हैं 2 पार्ट्स और हैं इसके, बायोलॉजी है और वही केमिस्ट्री। तो मैं जानना चाहूँगा सर से कि सर बायोलॉजी में ऐसी कुछ चीज़ें जो अक्सर पूछी जाती हैं और उनके बारे में थोड़ा चर्चा करिएगा। और इसके बाद फिर हम बात ये भी करेंगे कि जो टॉपर्स बच्चे हैं जो 1-1 नंबर से या 2-2 नंबर से टॉप करने में रह जाते हैं, मतलब फुल मार्क्स लेने में रह जाते हैं, उनके लिए भी सर कुछ ना कुछ स्टेप्स देंगे। लेकिन उससे पहले बायो के पोर्शन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं और सर उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं।
तो बायो में क्या है, सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में लाइफ प्रोसेस में बात करते जी, हैं जी। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का लाइफ प्रोसेस चैप्टर आता है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या है कि जैसे डाइजेशन है, कॉपी करेक्शन जब करते हैं तो उसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा उसमें लिखता है जैसे कि पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है। बिल्कुल। तो बच्चा उससे पूछ रहा है, हार्मोन टीचर वो पूछ रहे हैं उसमें, या क्वेश्चन आ रहा है कि हार्मोन्स क्या है, तो बच्चा क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लिख देता है। या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूछ रहे हैं तो उसको उल्टा कर देता है, हार्मोन्स लिख देता है। ये अक्सर देखा गया है जी। बोर्ड का, ये पिछले से पिछले ईयर्स में आया है, Most देखने को interesting। मिला है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हार्ट का जो पार्ट है उसको छोड़ देता है, पढ़ना भूल जाता है। इसके बाद बाइल फंक्शन है, तो बाइल का छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जिसमें कि जो आते ही आते हैं उनको पैट क्वेश्चंस को ही वो बच्चा नहीं देख पाता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा आपको नज़र रखनी है, उनको पढ़ते हुए ही जाना है और अभी भी आपको तैयार करना है। इसके बाद डायग्राम सबसे ज़्यादा मेन जो बनता है वो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर से बनते हैं। ओके। ठीक है, दूसरा वाला जो आता है सेकंड चैप्टर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो उसमें क्या है कि ब्रेन का पार्ट भूल जाता है या ट्रॉपिस और नास्टीज में कंफ्यूजन हो जाता है उसकी डेफिनेशन में। इसके बाद हार्मोन्स में दिक्कत करता है, या प्लांट हार्मोन्स या एनिमल्स हार्मोन्स में दिक्कत करता है, वहां से क्वेश्चन एक ऑरिजिनेट होगा। ठीक, जैसे एड्रिनल ग्लैंड एक खास करके आता है, ऑक्सिन से आते ही आता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। ये बच्चा सबसे ज्यादा हाँ, कंफ्यूजन बेसिक कुछ चीजें ऐसी होती है कंफ्यूज होती है, गलत ही करके आते हैं मैक्सिमम बच्चे। इसमें क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमको बीज का उपयोग नहीं करना है, तो बच्चा ये चीज़ लिखना भूल जाता है, वो डेफिनेशन को मिस्टेक करता ही करता है। कंफ्यूजन होती है वेजिटेटिव के पार्ट्स में और आर्टिफिशियल के पार्ट्स में, क्या क्या प्रोसेस है उसमें दिक्कत देता है। ऐसे एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सैपल्स और पैटल्स और साथ के साथ मेल और फीमेल स्टैमिन कार्पल में दिक्कत करता है। या फिर उसमें आपका जो प्लांट के अलावा एनिमल में जो आता है, एनिमल में ट्यूबिक्टोमी और वेसेक्टोमी भूल जाता है कि कौन सा किस में, कंफ्यूजन वाली सबसे ज्यादा बड़ी चीजें दिक्कत आती है। या तो सब कर लेते लेकिन कंफ्यूज होने की वजह से गलत बस कर देते हैं। कंफ्यूजन ही सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। अभी पैट क्वेश्चंस को तैयार करें, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आता है लॉ को पढ़ना भूल जाता है हेरिडिटी चैप्टर में, रेशियो में गड़बड़ कर देता है। ये चीजें इसमें बायोलॉजी के ऐसे बिंदु हैं जिस पे ध्यान देना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के बारे में बताया बच्चों को। और एक अंतिम पार्ट जो रहता है केमिस्ट्री, क्योंकि लगभग ये तो 70 नंबर का पेपर रहता है, इसमें वेटेज तीनों लगभग बराबर ही होता है, तो वही केमिस्ट्री पोर्शन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं आकाश कुलसे जी, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के एग्जाम में बच्चों को किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मैक्सिमम पूछा भी जाता है? सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमको बैलेंसिंग पर। पूरी किताब के अंदर आप पढ़ेंगे तो जब तक आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे तब तक आपका हर बार एटम्स में आधा नंबर बैलेंस कटेगा। किया है ना? जो आपकी इक्वेशन जो बना रहे हैं उसमें आधा नंबर कटेगा ही कटेगा। इसके बाद आता है पहला चैप्टर में एंडोथर्मिक रिएक्शन में अक्सर बच्चा दिक्कत देता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी है, ये दो रिएक्शंस। और कलर जो आते हैं डिकम्पोजिशन के साथ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कलर्स आते हैं पहचानने के लिए, वो 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है जी। इसके बाद एसिड बेस में क्या है कि अगर पानी डालेंगे तो एसिड डाइल्यूट कैसे हो रहा है या बेस का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। इसके बाद जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट में दिक्कत बच्चे अक्सर ये करते हैं कि क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज ना पढ़ने या यूजेस ना पढ़ने की वजह से उसके सॉल्ट गड़बड़ कर जाते हैं। तो सॉल्ट को विशेष तरीके से ध्यान रखना है, जैसे कि बेस की 2 रिएक्शन है, सिंपल है तो वो आनी ही आनी है, उनमें से एक आना ही आना है। इसी तरीके से तीसरा जो पार्ट आता है मेटल नॉन मेटल, तो वैसे ही कवर हो जाता है आपका एसिड बेस से। तो मेटल नॉन मेटल में भी आप मेटलर्जी में बच्चे अक्सर दिक्कत करते हैं और सबसे ज़्यादा एलॉयज में दिक्कत करते हैं, जनरली भी आप देखेंगे। और केमिकल बैलेंसिंग और कलरिंग पे विशेष ध्यान देना है इस चैप्टर में भी। चौथा चैप्टर आता है दैट इज द कार्बन। तो कार्बन में स्ट्रक्चर बनाने में मेरा तो यही कहना है कि जैसे कि आज 18 है, आज कल 19 है, तो केमिस्ट्री को सबसे पहले प्रायोरिटी पर पढ़कर ही जाएं। बिल्कुल, शाम को केमिस्ट्री तैयार करें, क्योंकि आज जहाँ तक मैं समझता हूँ आज तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा सबका तैयार हो गया होगा। तो सबसे पहले कल जो तैयारी करें, PYQ करें, ये करना बहुत आवश्यक है। कार्बन में क्या दिक्कत आती है, सोप का स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत कर देते हैं, उल्टा कर जाते हैं। ओके। इसके बाद केमिकल, ये नई चीज़ है तो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी प्रैक्टिस और केमिकल प्रॉपर्टीज तो करके ही जाएं, पेपर में आना ही आना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। जी। तो अभी आपने सुना केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के बारे में, ये कौन कौन से पोर्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब मैं वही बात करना चाहूँगा कि क्या इन कॉमनली तीनों सब्जेक्ट का पार्ट्स को लेकर के कि क्या कुछ डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछी जाती है कि उनकी तो मेन ऐसी कौन सी डेफिनेशन हो सकती हैं जो पूछ ली जाती हैं? जैसे मेरे को लगता है हो सकता है एलॉय हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसा कुछ भी जो भी लगता हो आपको। जैसे कि अगर कार्बन केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो जैसे एस्टेरिफिकेशन है, सल्फोनिफिकेशन है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कार्बन में आपका एलोटॉपिक फॉर्मेट डायमंड, तो वो हार्ड क्यों है। बकमिस्टर फ्लोरीन जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या फिर ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ पर है। तो अक्सर ये क्वेश्चन हर साल से देखा गया है कि ग्रेफाइट में क्या आता है कि सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होने की वजह से इसको ड्राई लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, ड्राई सेल में यूज़ किया जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से थर्माइट रिएक्शन आती है मेटल नॉन मेटल में से। Mn या Mg की HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारिजिया अगर हम देखेंगे तो एक्वारिजिया भी आने के चांस बढ़ जाते हैं। सॉल्ट से संबंधित और बेस से संबंधित रिएक्शंस आनी है जो दोनों में कवर होती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा केमिस्ट्री में है। तो हाँ साहब, तो आपने अभी सुना कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, टर्म्स भी जो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। अब मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको बड़ी निराशा होती है, 2 या 3 नंबर का भी कहीं गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन को भी उन्होंने अगर गलत से रीड कर लिया तो भी 3 नंबर तो कट ही गए, फुल मार्क्स से रह गए। या ऐसी कोई टिप्स जो आप उन टॉपर्स बच्चों के लिए देना चाहोगे? जैसा कि आज के बाद कल का समय है, तो कल हमको सबसे ज़्यादा बेसिक हमको ध्यान देना है, प्रैक्टिस जो करनी है वो MCQ क्वेश्चंस और साथ के साथ एजर्शंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके एजर्शन और MCQ में कटते हैं। 1 नंबर या तो जाएगा या तो प्लस होगा या माइनस में हटेगा, आपका 0 आएगा उसमें। तो ये क्वेश्चन एजर्शन पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीज़न क्या है और एजर्शन क्या है, ये दोनों गड़बड़ दे जाते हैं। तो आप मेरा तो ये मानना होता है, जैसे देखा गया है कि आप एजर्शन रीजन को पढ़ रहे हैं तो पहले आप एजर्शन पढ़िए, सोचिए क्या कह रहा है, सिंपल सी एक बार पढ़ने से ही आपको निकलेगा। फिर रीजन पढ़िए तो आपको पहली बार में ही आंसर लग जाएगा कि वो कह क्या रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगला जो अगला पॉइंट आता है कि जितने भी डायग्राम्स उन सबको कर लें। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लें, खास करके जितने भी पीछे के जितने इंटरनल क्वेश्चंस हैं, ये तो आने इन्हीं में से आता पेपर। एनसीईआरटी के बाहर से तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बस। तो ये आपको देखना है। कॉपी समय पर काम कंप्लीट करने के बाद उसको रीचेक जरूर करें। मिस्टेक्स निकलती हैं, बैलेंसिंग पे ध्यान दें। इसके बाद यूनिट्स पर SI यूनिट को लिखना ना भूलें, फॉर्मूला जरूर लिखें। जैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ अभी, तो ये सब में अभी चर्चा अभी आपके ये फिजिक्स की चल रही है। केमिस्ट्री में अक्सर ये देखा गया है जैसे कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाने को आ गया और उसमें बच्चे ने क्या किया, केमिकल फार्मूला स्ट्रक्चर सारा काम कर दिया लेकिन उसने जनरल फार्मूला नहीं लिखा। जनरल फार्मूला नहीं लिखा और बाद बाकी का पूरा पोर्शन में उसने करना कुछ चाह रहा है, कर कुछ दिया। तो उसमें क्या है, जनरल फार्मूला भी आपने नहीं लिखा आपको आते हुए और लिख कुछ और रहे हैं तो मार्क्स आपका कटता है। लेकिन जनरल फार्मूला लिखेंगे तो उसमें बचने के चांस रहते हैं, आधा नंबर मिलने ही मिलता है। मतलब स्टेप मार्किंग रहती है कि स्टेप मार्किंग का ही बेनिफिट होता है। बिल्कुल। तो ये है। इसके बाद इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तो पहले यही सोच लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लान करके कि हमको ये लिखना है, विद इन सेकेंड्स में हो जाता है और फिर लिखना शुरू करें। पेपर लेंथी आता है तो उसमें यही बनता है कि क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं। क्वेश्चन पढ़ लें, हल्का सा देख लें और उसके बाद ये कर लें कि हाँ ये हो गया है, फिर उस पर हल्का सा डॉट या कोई पॉइंट बना दें तो कंफर्म हो जाए कि हमारा इतना हो चुका है। ये पार्ट छूटना नहीं चाहिए बस। लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक सिंपल सा ही है, बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आप उसका जवाब भी देंगे, मुझे पूरी आशा है कि जो 15 मिनट का समय होता है बच्चों को उन 15 मिनट में क्या करना चाहिए साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पेपर जब मिल जाता है तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद रीडिंग टाइम जो 15 मिनट का होता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। रीडिंग टाइम जो हमें मिलता है उसमें 30% तो पेपर आपका वहीं पूरा सॉल्व हो चुका होता है जी। तो उसमें आपको जितना आपको जो भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो MCQs तो वहीं के वहीं क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल। उसमें हल्का सा अपना व्यू रख लें कि ये वाला पॉइंट है, क्यों हम ये नहीं बोलेंगे आप टिक लगा लें, ना ही हम ये बोलेंगे टिक लगा लें, पॉइंट डॉट बना लें, बस नजर रखेंगे हाँ इसका ये है। तो उससे क्या है, जब आप MCQ करने जाएंगे तो आपका समय बचेगा। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि इसमें आपको समय बचाना है। फिर इसके बाद आता है आपका जो केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। तो केस स्टडी तो ये समझ लीजिए कि केस स्टडी ऐसा आता है आपने पढ़ा हुआ है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। केस स्टडी का क्वेश्चन वैल्यू पुट वाले आते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो आधी से ज्यादा केस स्टडी तो वहीं पर आपको नजर भर लेनी है कि भाई इसका आंसर ये है, मुझे ये लिखना है। तो आपका टाइम आपका कंजर्व करेगा, मेन चीज टाइम को कंजर्व करना है।
जिससे कि हमारा पेपर ना छूटे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि केस स्टडी अच्छे से, क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिस्कस, अपने मन से डिस्कस करना है कि इसका आंसर हमको ये लिखना है, प्लान करके चलना है। बिल्कुल। तो अभी आपने सुना आकाश कुलश्रेष्ठ जी को, जो कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से अच्छे मार्क्स को लाया जा सकता है एग्जाम में। 2 दिन पहले भी इन्होंने ये चर्चा इसीलिए की है, अभी भी इतना समय है कि आप लोग, पढ़ा तो पूरे साल भर है आपने बस, लेकिन अब आपको किसको फिर से एक बार रिवाइज करना है और 15 मिनट का कैसे यूज़ करना है, इस तरीके से आप अगर करोगे जैसा सर ने सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों को जो वास्तव में जानना चाहते हैं और उनको एक सही सलाह सही समय पर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लास्ट का टाइम होता है बहुत प्रीशियस टाइम होता है, ऐसे में आप लोग इस टाइम का इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि ये जीवन में लौट करके नहीं आता। पछतावा तब होता है जब समय हाथ से निकल जाता है, और शक्ति भी आपके अंदर अनलिमिटेड होती है कि कौन कहता है कि तुझमें दम नहीं। मैं कहता हूँ कि दुनिया में तो जैसा कोई शख्स नहीं, अपनी काबिले तो पहचान, मेरे दोस्त लोग भी कहेंगे कि तेरे जैसे तो हम भी नहीं। समय है, पहचानिए, आगे बढ़िए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट के ऐसे ही कोशिश रहेगी एक्सपर्ट को बुला करके, और वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि कैसे अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने मित्रों में। चलो दोस्तों, फिर से हम मिलेंगे ऐसी नई वीडियोस के साथ। आपका साथी सुनील चौधरी। जय हिंद। ओके सर।